नटवरलाल का नाम सुनते ही बिहार राज्य याद आ जाता है। हालांकि वो दिन बीत गए जब ताजमहल तक बिक्री होने लगे थे, जब लाल किला का भी बिक्री का कागज बन चुका था। लेकिन सामने आई वारदात फिर से नटवरलाल को जीवित कर दी है। नया वारदात डीजीपी के मामले से जुड़ा है, जब डीजीपी नटवरलाल के द्वारा ठगे गए। हालांकि ये वो नटवरलाल नहीं है जिनके बारे में आप लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार अभिषेक नाम के एक व्यक्ति ने डीजीपी महोदय को जज बनकर ठग लिया है। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जी हैं, वो बताएंगे किस प्रकार बिहार प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी महोदय ठगे गए कैसे। सबसे पहले तो वसीम भाई, वो अभिषेक अग्रवाल हैं और मैं अभिषेक श्रीवास्तव हूं। चलिए ये सही कहा आपने। बिहार का एक ऐसा नटवरलाल जो आता है और फोन घुमाता है और डीजीपी को फोन करने के बाद वो एक ऐसा काम करा लेता है जो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस बात की चर्चा हो रही है और डीजीपी साहब को नींद कैसे आ रहा है, इस बात पे भी लोग आशंका जता रहे हैं कि आखिरकार डीजीपी साहब को नींद आ रही है या नहीं आ रही है, सुकून से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। जिन लोगों को पता होगा उनको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको थोड़ा सा आप बता देता हूं कि डीजीपी साहब के पास अभिषेक अग्रवाल फोन करता है और अभिषेक अग्रवाल इस बात के लिए फोन करता है कि डीजीपी साहब गया के जो एसपी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं आदित्य जी, उनके ऊपर जो मामला है शराब को लेकर उसको खत्म कर दीजिए। डीजीपी साहब के पास एक कॉल नहीं आता है, 30 से 40 कॉल आते हैं और उसके बाद से डीजीपी साहब उस काम को भी कर देते हैं। इस बात की चर्चा अब ये भी हो रही है कि क्या वाकई में डीजीपी के पास कोई सिफारिश जाती थी तो क्या वाकई में बड़े बड़े मामले दब जाते हैं, ये भी एक कटघरे में है। हालांकि जांच चल रहा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से आप इस बात को स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, अगर कोई कॉल डीजीपी साहब के पास जाता होगा ऊंचे पायदान से, तो फिर डीजीपी साहब कहते होंगे जी हुजूर, कोई बड़ा अपराध भी हो गया है तो क्या हो गया, हम उसको छुड़वा देंगे। क्योंकि बिहार 2016 से इस बात की कवायद में है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कवायद में है कि भैया देखिए, बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू करना है। कई बार बैठकें हुई और कई बार इस बात की भी चर्चा हुई कि जिस हजारों करोड़ रुपए का नुकसान बिहार झेल रहा है राजस्व के तरीके से या राजस्व के फॉर्म में, वो आखिरकार वाकई में हम उसके फायदे उठा रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के पॉकेट में पैसा जा रहा है जो इन तमाम चीजों को बंद करवाना चाहता है। नीतीश कुमार गृह मंत्री भी हैं, उनके हिस्से में तमाम प्रशासन के पदाधिकारियों को मेंटेन करना भी है और उसी प्रशासन के लोगों के भरोसे उन्होंने शराबबंदी की और उसी में एक प्रशासन के अधिकारी, एक आईपीएस ऑफिसर उसमें सम्मिलित होते हैं और बिहार के पुलिस महकमे के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने वाले डीजीपी साहब छोड़ देते हैं, ठगे जाते हैं, छोड़ देते हैं। फिलहाल हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ठगे जाते हैं जरूर हम कहेंगे। हालांकि मैंने वसीम भाई स्पष्ट है ना, डीजीपी साहब के पास कॉल गया और डीजीपी साहब ने उस केस को खारिज करवा दिया। मैंने उनको कवर करना नहीं चाहा इस मामले में, लेकिन हाँ, आपकी जो बातें थी, आपने जिस प्रकार बताया कि डीजीपी महोदय को अगर उनके से ऊपर बड़े ओहदे वाले का कॉल आता होगा तो जरूर ऐसी घटनाएं लगातार जारी होगी, क्योंकि लगातार इस बार डीजीपी तो ये बात कह करके बचना चाहते हैं कि भैया वो पटना हाई कोर्ट के जज साहब का फोन, मतलब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जज साहब का कॉल आ भी रहा है तो आप डीजीपी हैं, आप प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक मुखिया हैं, आपको सोचना चाहिए था कि वो लगातार आपको कॉल क्यों कर रहे हैं, आपको अभी तक कोई लेटर जारी क्यों नहीं हुआ, आपको लगातार व्हाट्सएप क्यों कर रहे हैं। और अगर डीजीपी साहब पर सच में पटना हाई कोर्ट के जज कॉल कर रहे हैं तो टॉलरेट क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं जांच बिठाई गई जज पर, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में एक दस्तावेज भेजा गया कि आपके पटना हाई कोर्ट में नियुक्त जज एक आईपीएस का तबादला रुकवाना चाहते हैं, एक आईपीएस पर कार्रवाई रुकवाना चाहते हैं, आखिर ये क्यों नहीं हुआ। ये उस तरफ इंडिकेट करता है, ये बिल्कुल इंडिकेट करता है। आपने कई मामलों को रफा दफा करवाया होगा। बिल्कुल, ये जो कार्यकाल है ना, ये पहली घटना तो नहीं, ये इससे तो साफ जग जाहिर है कि पहली घटना नहीं होगी। आपने शुरुआत में बोला कि डीजीपी महोदय को नींद कैसे आती होगी, बड़ी आराम से नींद आती होगी, बड़ी आराम से नींद आती होगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है रोड पर चलने वाले ट्रिपल लोडिंग वाले लड़कों से, उन्हें फर्क पड़ता है
पुलिसिया विभाग को उंगली दिखाने वाले, सच्चाई के तौर पर बोलने वाले पत्रकारों से उन्हें फर्क पड़ता है। जब बिहार में कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन में पूरी की पूरी पुलिसिया कमान की गाड़ी लगी होती है, उससे उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ता कि लगातार मुख्यमंत्री सूबे के लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उस समीक्षा बैठक का रिजल्ट कैसे निकलेगा? इस प्रदेश के मुखिया खुद गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी ये जरूरी नहीं समझा जब से एसके सिंघल साहब आए हैं कि एक मरतबा एसके सिंघल साहब का क्लास ले लिया जाए, क्या सच में उनका काम, उनका कार्य, उनका कार्रवाई सही होता है कि नहीं होता है। जनता दरबार लगा देने से सब कुछ नहीं होता, नहीं होता है। ये जग जाहिर है। कई बार जनता दरबार से जो निकलते हैं और जो लोग बाद में सालों बाद मिलते हैं, वो कहते हैं कि भैया जनता दरबार में आने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उससे अब आगे बढ़ के चलते हैं हम। एक अभिषेक अग्रवाल जो कि टाइल्स का बिजनेस करता है, जी बिल्कुल, और एक टाइल्स का बिजनेस करने वाला इंसान डीजीपी साहब को ठग देता है। डीजीपी साहब कहेंगे कि ठगने वाला छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डीजीपी साहब, क्या वाकई में 30-40 बार कॉल करने वाला अभिषेक अग्रवाल की बातों को आप समझ नहीं पाए? क्या वाकई में एक आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद, आप कई सालों काम करने के बाद आपने डीजीपी का पद संभाला और आप एक फ्रॉड के कॉल को समझ नहीं पाए? हम जैसा अदना पत्रकार भी समझ जाता है 1 से 2 कॉल में कि फलाने ने कैसे कॉल किया होगा। ये भी कहा जा सकता है कि इसके सिंघल साहब बहुत शरीफ हैं हाँ। और अब बुजुर्ग अवस्था में। मैं नहीं समझता। नहीं, चलिए मैं मान लेता हूँ। हालांकि घटनाएं से मैं प्रेरित करा दूं। हाँ। डीजीपी महोदय, आप पूरे बिहार को तो छोड़ दीजिए, बिहार की राजधानी पटना में हर एक दिन लगातार स्नैचिंग का जो भयंकर जो कांड है वो लगातार होता है। आप क्या रोक पाए? नहीं रोक पाए। सारे लोग आपके पास जाते हैं, रोते हैं। जनता दरबार मंगलवार को लगता है कि आप उनकी सुनवाई कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। जब मेन मसला आपसे हल नहीं होता है तो फिर आप क्यों पेश में पड़े थे? जाहिर सी बात है, एक अभिषेक अग्रवाल एकमात्र अदना सा लड़का आपको उल्लू बना देगा, सत्य नहीं लगता है। नहीं लगता है, सत्य नहीं लगता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बिहार सरकार के, कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ बिहार सरकार का जो बीज है ना, वो अब बुआ नहीं रहा है, उसमें खोला वसीम भाई चढ़ गया। वसीम जी, आपको इस देखिएगा, ये जांच चल रहा है और ये जो जांच होने के बाद निकलकर सामने आएगा और उसको साफ सुथरा तरीके से अगर जांच होने दिया गया, क्या होने दिया बड़े बड़े नाम सामने क्या होने दिया जाएगा? क्या एडीएम पर कार्रवाई हुई? क्या होने दिया जाएगा? देखिए, ये अब बिहार में पहले की घटनाओं को देखकर तो नहीं लगता। देखिए, ये बिहार में ये कहना बड़े अधिकारियों पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए बड़े अधिकारी अगर किसी कांड में अगर संलिप्त है तो कहने का अर्थ उनका ये होता है कि हम अकेले नहीं होंगे। अगर हम संलिप्त हैं और अगर हम सजा याफ्ता किसी कारण हो गए तो जनाब आपके कॉलर को भी हम जरूर पकड़ेंगे, आपका गिरबान भी हम जरूर गंदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी मामला जो है ना रफा दफा ही हो जाने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से तो एक बात साफ निकल के आती है कि बिहार की जो प्रशासनिक सेवा है ना, वो ठगी का सिर्फ शिकार नहीं, बेवकूफी का भी शिकार जरूर हो चुकी है। एक और सवाल मेरा रहेगा आपसे। एक बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि जब आदित्य, जो आईपीएस ऑफिसर आदित्य लोअर कोर्ट में अपनी जमानत यानी कि बेल के लिए फाइल करते हैं तो उस समय खारिज हो जाता है। उसके बाद से आदित्य जो है वो 3 महीने तक गायब रहते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर ऑन ड्यूटी 3 महीने तक गायब रहता है और बिहार के पुलिस महकमे के किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये भले आप अपने मीठी जबान से कह दें कि हम ठगे गए हैं, हम बेवकूफ बन गए हैं, या हमें नहीं पता था, या अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, या कल शाम को हमने सस्पेंड कर दिया। ये सारी बातें चंपक के पहले आती थी, चंपक आती थी। और चंपक के अंदर जब हम लोग पढ़ा करते थे तो कभी हम लोग हंसते थे, कभी हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते थे। उसी प्रकार ये बिहार सरकार और प्रशासनिक अधिकारी लोग मिलके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब हम होंगे नहीं, क्योंकि अब हमने चंपक पढ़ना छोड़ दिया। हालांकि वो बेहतर और बेहतरीन कॉमेडी बुक में से एक है, लेकिन इतने भी कॉमेडी मत कीजिए सर, क्योंकि आपकी जो कॉमेडी है ना वो पच नहीं रही है। आपका एक आईपीएस अधिकारी जो आपके अंदर रहता है, बिहार महकमा के, पुलिस महकमा के अंदर रहता है, बिहार सरकार के गृह मंत्री जो खुद एक मुख्यमंत्री हैं, वो उनको नहीं देख पाते हैं, गया जिला का एसपी बहाल होकर रहता है, वो 2 महीने गायब रहता है, वो 2 महीने नदारद रहता है ड्यूटी से, उस पर कार्रवाई होती है, लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता है। यानी आप समझ रहे हैं, कुल मिलाकर एक कांड होता है, छोटे छोटे कांड जो घर पर होता है तो हम लोग बड़े बड़े दरवाजे खटखटाते हैं, और जब बड़े बड़े लोग ही ऐसे कांड करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? सवाल ये उठता है कि हम जाएंगे कहाँ? बिल्कुल अवश्य में
वसीम जी की बातें आपने सुनी और इसको जाते जाते मैं कुछ बातें कह के चला जाता हूं। मार्च में ये पूरी घटना घटती है। जो आईपीएस ऑफिसर आदित्य हैं, शराब के साथ उनको पकड़ा जाता है और उसके बाद से मात्र सनहा ही दर्ज किया जाता है। उस महकमे के एक आईपीएस ऑफिसर पर शराब के साथ पकड़े जाने पर सिर्फ सनहा दर्ज किया जाता है। उसके बाद से अभिषेक अग्रवाल नाम का नटवरलाल आता है, वो डीजीपी साहब को कॉल करता है। डीजीपी साहब उस मामले को रफा दफा करवा देते हैं। उस बीच क्या होता है, उस बीच आईपीएस ऑफिसर आदित्य 3 महीने तक लापता रहते हैं, लेकिन इस बात का पता पुलिस महकमे के किसी भी पदाधिकारी को नहीं होता है। अगर होता तो आईपीएस का जो बैच आदित्य लगाकर घूम रहे थे, वो आईपीएस का बैच छिन गया होता, लेकिन नहीं छिना। अब आप सोचते रहिए कि आप किसके भरोसे हैं। हमें भी विश्वास था, अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिसके ऊपर भरोसा करके इस बात को पुख्ता किया जा सकता है कि हाँ, कुछ पुलिस ऑफिसर अच्छे हैं। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल को देखने के बाद एक बड़े कहा जाए कि एक बड़े हिस्से पर सवाल खड़ा हो जाता है। पूर्णिया के भी जो एसपी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो चुकी है। और आपका क्या है कहना है इस पूरे प्रकरण के ऊपर? क्या वाकई में आपको लगता है कि डीजीपी साहब इतने भोले हैं कि उनको 30-40 बार कोई नटवरलाल फोन करेगा और डीजीपी साहब इस बात की अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे? और क्या वाकई में ये करना जायज है? कानूनी तौर पे तो नहीं है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने लॉयर से बातचीत की है, कानूनी तरीके से तो सही नहीं है कि अगर कोई भी मामले में कोई संलिप्त है तो उसको एक कॉल पर छोड़ दिया जाए। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। वसीम जी हमारे साथ हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।